तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें चाहती ही नहीं थी कि हमारे देश में तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट आए। अब आपको क्या ही बताएं, 1984 में इस प्रोजेक्ट की पहली परिकल्पना की गई थी। उसके बाद इसमें काम करते करते 2000 के साल से थोड़ा पहले 6 एयरक्राफ्ट बने थे जिनका हमने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखी थी। लेकिन इसका कावेरी इंजन कुछ प्रॉब्लम कर रहा था और उसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले होता गया, क्योंकि HAL और DRDO ये दोनों ही संस्थान इसके साथ लगे थे। क्योंकि HAL और DRDO ने एक साथ मिलके बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन कावेरी इंजन के कारण तेजस का प्रोजेक्ट डिले हो गया और इतना डिले हुआ कि 2014 में सरकार बदल गई और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। तब तक तेजस प्रोजेक्ट वैसे भी 2007 में जो एरो इंडिया शो होता है, 2009 में, 2011 और 13 में परफॉर्मेंस कर चुका था, सक्सेसफुल हो चुका था, आधी स्क्वाड्रन इंडक्ट हो चुकी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला और कहा कि कांग्रेस की सरकारें या यूपीए की सरकार चाहती नहीं थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, कांग्रेस के समय में ही अपाचे, चिनूक इन एयरक्राफ्ट्स की फाइनल डील हो चुकी थी और सप्लाई ऑर्डर्स भेजे जा चुके थे। सप्लाई ऑर्डर भेजने के लगभग 28 महीने के अंदर डिलीवरी पीरियड होता है, डीपी कहते हैं हम उसे। तो ये सारे एयरक्राफ्ट यूपीए की सरकार के जाने के बाद आए। नेचुरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि श्रेय जीवी हैं, उन्होंने उसका भी श्रेय ले लिया। साथ साथ मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि 2007 में राफेल एयरक्राफ्ट की टेंडरिंग हुई थी और जो डील फाइनल हो रही थी उसमें हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहे थे, जैसा कि कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने सुखोई 30 के केस में लिया था, मिराज 2000 के केस में लिया था, जगुआर के केस में लिया था, जिसके कारण ये सारे एयरक्राफ्ट हमारे HAL के ही डिविजन्स में बनाए जाने लगे थे। लेकिन राफेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 गुना ज्यादा दामों पर बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिया। तो प्रधानमंत्री जी जब देश के सामने इतने झूठ बोलते हैं तो ये जरूरी होता है हमारे जैसे सैनिकों के लिए, जिनके लिए देश की सेना और देश की मिट्टी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा जरूरी होती है, हमें ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिनकी सरकार में OROP का आधा हिस्सा लागू हुआ। मुझे 24 साल के बाद आज OROP नहीं मिलता, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की प्रचार संस्थाओं के द्वारा लोगों तक ये झूठ फैलाते हैं कि OROP उन्होंने दे दिया है। इसके अलावा एक बात बताना बहुत जरूरी है, हमारे बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो कि इन्फेंट्री में काम करते हैं, तो जब वे गोलियां चलाते हैं तो जो उनकी राइफल होती है या AK-47 होती है, उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं कई बार, और उसके कारण उनके अंदर आंशिक विकलांगता या डिसेबिलिटी आती है। इसी तरह कोई युद्ध के मैदान में कोई कहीं घायल होता है और उसके पैरों के, हाथों की कोई ना कोई चीज की कमजोरी होती है और वो डिसेबल कहलाता है, और इसलिए उसे, क्योंकि वो सेना में होते हुए होता है, इसलिए उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो मोदी सरकार ने हमारे इन लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर पहले तो टैक्स लगाया, जो कि पहले कभी हमारे ना तो कन्वेंशंस में था ना प्रोसीजर में था। ये गलत बात की थी उन्होंने। लेकिन जब हमारे पूर्व सैनिक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में गए और ये केस जीत लिया, तो 2019 के चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये कहलवाया कि अगर केस जीत जाएंगे हमारे डिसेबिलिटी वाले सैनिक, तो सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। लेकिन होता क्या है, अभी कुछ दिनों पहले से, यानी कि 2023 के साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी का अहंकार इतना बढ़ गया कि जो हमारे सैनिक या अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लगाने वाला सरकार के खिलाफ केस आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जीत गए थे, 200 ऐसे केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, इस सरकार ने अपील की है उनके खिलाफ। तो सोचिए कि सेना को अग्निपथ से कमजोर करना ही काफी नहीं है इनके लिए। हमारे जो डिसेबिलिटी पेंशन वाले जो सैनिक थे, उनके उस पेंशन पर टैक्स लगाना इनका ही काम है। और उसके अलावा लोगों के सामने सुबह से शाम तक झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री, वो हमें शर्मिंदा इसलिए भी करते हैं कि वे सेनाओं पर राजनीति करते हैं, सेनाओं के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने पुलवामा के ऊपर क्या पड़ताल हुई, ना तो वो देश को बताया और ना ही उन्होंने ये बताया कि
जो देविंदर सिंह नाम का एक पूर्व डीएसपी था, वो आतंकवादियों को लेकर चला आ रहा था, उस पर कार्यवाही क्या हुई? देश को ये जानने का हक है। क्या ये सत्ता संरक्षित आतंकवाद तो नहीं? ये जानने का इस देश को हक है। क्यों आज तक नहीं कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की जेल में एक नौसेना अधिकारी बंद है, उनको मोदी सरकार छुड़ा पाई? नरेंद्र मोदी जी के लिए सवाल बहुत हैं, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं वे किसी तरह की मानसिक अवस्था से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें अपना किया हुआ गुनाह भी नहीं दिखता और बाकी वो 60 और 70 साल पुरानी बातें करते हैं। और आज जो उन्होंने सेना के फोरम से शहीदों के सम्मान के आयोजित के कार्यक्रम में कहा, वो बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐसा कहने की मैं एक पूर्व सैनिक के रूप में घोर भर्त्सना करती हूं और ये कहती हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप सेनाओं का बेजा फायदा उठा रहे हैं। हमारे देश की सेना की वीरता के सामने आपकी कायरता बहुत शर्मनाक है, जिसमें आप चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं करते और चीन को क्लीन चिट देते हैं। आप बार बार पंडित नेहरू का अपमान करते आए हैं, तो आपको हम भी क्यों ना कायर कहें। मर्यादाएं आपने तोड़ी हैं और उन तोड़ी हुई मर्यादाओं का सिला भी आपको मिलना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। बस आज के कारगिल दिवस में जहां मैं शहीदों को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही हूं, वहीं ये भी कहूंगी कि ना तो उनके साथ कारगिल के समय न्याय हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जिसकी जांच नहीं हुई, ताबूत घोटाला हुआ जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, उसे डोलड्रम में डाल दिया गया, और उसके बाद हमारे सैन्य बलों पे पुलवामा में हमला हुआ जिसकी भी पड़ताल नहीं हुई। तो देशद्रोही का, देश प्रेमी का चोगा पहनकर आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। बस यही कहना था। एक बार फिर हम सब मिलकर अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। वो देश की माटी में उनका खून मिला हुआ है, इसलिए हम अपने देश की माटी को हमेशा अपने सिर पर लगाते हैं। यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।